मालकिन उस पर जो है रामी की चाची रोती हुई बोली कि दोनों हाथों को से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब बोल रही है रामी की चाची कि बिटिया की शादी है, दया कीजिए आप, अगर आप नहीं करेंगी दया तो कैसे यह सब शादी हो सकेगा। लेकिन उनकी दादी गुस्सा हो गई, बोली हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि जाने दो दादी, क्या हुआ, इस तरह से नहीं डांटो उसको, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ गुस्सा जाती है लेखक पर, बोलती है चल चल, चला है समझाने। तो लेखक बोलते हैं मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। लेखक बोल रहे हैं कि यह सब प्रसंग जो भी हुआ था मैं इस बात को भूल गया था, लेकिन वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन क्या हुआ, लेखक रास्ते में जा रहे थे तो रामी की चाची मिल जाती है और आशीर्वाद देने लगती है दादी को कि पूतो फलो दूधो नहाओ। मतलब पूतो फलो दूधो नहाओ का मतलब कि तुम्हारे घर में पुत्र हो और दूध से नहाओ, मतलब तुम्हारे घर में बहुत सारे पैसे आए, धन आए, ऐसा कहकर दादी को आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक पूछते हैं क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने बेहवल होकर कहा, मतलब बहुत ही दुखी होकर बोलती है, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा तेरा देवता। मतलब यहाँ पर लेखक को जो है रामी की चाची बता रही हैं कि मालकिन, मालकिन किसको बोला है, जो लेखक की जो दादी है वह भले ही उनको डांट दी थी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए दिल में प्रेम था। प्रेम यह कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, क्योंकि बेचारी गरीब थी। तो उनकी दादी चुपके से वहां जाती हैं और सारा पैसा जो भी उनका था सब माफ कर देती हैं और ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दे देती है। कहती है कि 10-5 के लिए हंसाई ना हो, क्योंकि 10 रुपया जो है 10,000 के अभी 10,000 के बराबर है, उस समय जो 10 रुपया दी थी। तो 10 रुपया ऊपर से दे भी देती है और कहती है कि जग में हंसाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी जात है, बेटी की शादी होगी, कहीं कोई यह ना कहे कि देखो इसकी बेटी की शादी में कुछ कमी रह गई, इसीलिए तुम 10 रुपया वो दे भी देती है। तो उस रोज तो बहुत डांट रही थी। अब लेखक बोल रहे हैं कि उस रोज तो दादी बहुत डांट रही थी। तो वो बोलती हैं रामी की चाची, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। अब यहाँ पर दादी की उदारता के बारे में बताया गया है कि रामी की चाची यह बोल रही है कि भले ही दादी डांट दी, लेकिन वक्त पर काम तो आई, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। अब बोल रही है एक तो रुपया दी है और समय पर मैं उसको रुपया वापस उनको नहीं की, तो क्या हुआ, डांट दी तो डांट दी। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब जो है लेखक को अपनी दादी के बारे में जो भी थोड़ा सा शंका हुआ था कि मेरी दादी कुछ किसी को डांट देती है बेवजह, यह सब शंका लेखक को दूर हो गया, क्योंकि लेखक जान गए कि उनकी दादी के दिल में अथाह प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। जैसे वह घर के लोगों के लिए प्यार करती है, उसे बाहर के लोगों को भी वक्त पड़ने पर किस तरह सहारा करती है। कभी कोई बीमार पड़ जाते हैं तभी भी सहारा करती है, कभी रुपए पैसे देकर भी सहारा करती है। तो यह सब देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। अब किशन के विवाह के दिनों की बात है। लेखक के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। अब किशन के विवाह में क्या क्या हुआ था यह सब आगे लेखक बता रहे हैं कि किशन के विवाह की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरत रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अब क्या होता है, एक प्रथा है, जो शादी की रात जो होती है तो बारात चली जाती है, बारात जाती है शादी करवाने। तो औरत को तो अभी तो औरतें भी बारात में जाती हैं, लेकिन पहले के समय में क्या था, औरत जो है बारात में नहीं जाती थी, तो घर में ही बहुत तरह का अभिनय करती थी, नाटक करती थी। मतलब आपस में ही घर में ही जो है
हंसी माहौल का दृश्य उपस्थित होता था। कोई कुछ बन जाती थी, कोई मतलब पुलिस, कोई चोर, इस तरह का बहुत तरह का नाटक होता था और आपस में ही सुबह तक वे लोग जगी रह जाती थी। तो यही इसमें बताया गया है कि औरतें रात भर गीत गा रही थी। विवाह की रात को अभिनय नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोक्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, विवाह जो होता है, लड़की की जो शादी होती है, उसके बाद शादी के बाद जो कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे होते हैं, तो यह सब जो है नाटक के द्वारा दिखाया जाता है। औरतें ही नाटक करती हैं, औरतें ही इस तरह का दृश्य उपस्थित करती हैं। उसका छोटा सा एक कोई दुल्हन बन जाती है, फिर उस दुल्हन को एक बच्चा होता है। यह सब दृश्य रात में खेलती हैं, तो यह सब बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भी कहीं कहीं पर यह प्रथा है, तो सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक कह रहे हैं कि उस समय क्या हुआ, मैं जो है किशन के शादी में नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। दलान किसको बोलते हैं, जो घर का बरामदा होता है, तो वहां पर वो सोए हुए थे। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था, मतलब वह भी बारात में नहीं जा सका। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब औरतें लोग यह कहने लगी कि ये दोनों क्यों नहीं बारात में गए। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब दादी इन लोगों के पक्ष में बोल रही है कि क्या हुआ, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, मतलब बीमार था इसलिए नहीं गया। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। अब सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये क्यों नहीं गया, सब लोग पूछने लगे। तो दादी माँ क्या की, उनको चुपचाप चारपाई पर सुला देती हैं और चादर उड़ा देती हैं, ताकि लोग सवाल पर सवाल नहीं पूछे कि यह बारात में क्यों नहीं गया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा। अब लेखक को नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि शोर शराबा हो रहा था, नाटक हो रहा था। तो वे क्या किए, चुपचाप सोए हुए थे, लेकिन उनके मन में ऐसा हो रहा था कि अगर हंस दूं तो सब लोग कहेगा कि देखो यह नाटक कर रहा है, निकाल बाहर किया जाऊंगा और सब लोग फिर मुझे भगा देगा यहाँ से। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। और क्या हुआ, जब भाभी लोगों में मजाक हंसी चलने लगा तो इस पर यह भी हंस दिया। तो इस तरह का बात लेखक यहाँ बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि देवू की माँ ने चादर खींच ली। अब देवू की माँ क्या करती है, उस चादर को खींच लेती है जो लेखक ओढ़े हुए थे। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के को क्यों लगती हो। अब वे लोग जो है उनसे हंसी मजाक करने लगे कि यह बच्चा है, दूध पीता बच्चा जैसा सोया हुआ है। हाथापाई मतलब ऐसे ही हंसी मजाक शुरू हो गया। लेकिन दादी तो जानती थी कि इसका तबीयत खराब है, इसलिए दादी उल्टा ही उन लोगों के ऊपर बिगड़ पड़ती है, बोलती है कि बच्चे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए। अब सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा। अब देवू की माँ जो उनका चादर खींची थी वह मिल जाती है, बोलती है अरे ये तो कल वाला बच्चा है जो सोया था। तो मैं वहां से जोर से भाग गया। लेखक बोलते हैं कि मैं जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता है। मतलब कह रहे हैं लेखक कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है, पर जब मैं दादी माँ के पास खड़ा हो जाता हूँ तो दादी मुझे सब क्षमा कर देती थी। यह सब बात लेखक को अभी याद आ रही है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। आज लेखक को अपनी दादी माँ के बारे में एक एक बात बहुत ही याद आ रही है। उनको अपने दादी की याद सता रही है कि दादी का जो एक तरह का तस्वीर है उनके सामने उपस्थित हो जा रहा है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में आदमी के साथ कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती है, वह आंधी के जैसे आ जाती है। कभी कैसा दिन होता है, कभी फिर कैसा समय आ जाता है। इंसान के जीवन में एक सा समय कभी भी नहीं होता, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं लेखक की दादी माँ तो अनुभवी थी, उनको दुख सुख का सब मालूम था कि आदमी के जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। क्योंकि दादी जो है दुख झेल चुकी थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी। क्यों, क्या बता रहे हैं लेखक कि जब से दादाजी गुजरे हैं तब से वे काफी उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था और संसार के लोग जो हैं उन्हें बहुत धोखा दिया था, उनके साथ बहुत धोखा किया था। तो एक एक धोखा को खाकर वे बहुत ही मजबूत बन गई थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, अब बोल रहे हैं कि दादा उनको भी धोखा दिया। किस बात का धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की
की झूठी बात कहा करते थे। मतलब दादा कहते थे कि तुम पहले मर जाओगी, पीछे से मैं मरूंगा। इसका मतलब यह है कि क्योंकि दादा और दादी में इतना प्रेम था कि दादा चाहते थे कि मेरे जीते जी अगर यह मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि किसी तरह का पीछे मरने के बाद इसको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई पति गुजर जाते हैं तो पत्नी अकेले अकेले पड़ जाती है, तो कई तरह की परिस्थितियां उनको आती है, कोई उन्हें दुख देते हैं, घर परिवार के लोग भी उन्हें कष्ट देते हैं। तो दादाजी उन्हें कहते थे कि तुम पहले आगे मरोगी, पीछे से मैं मरूंगा। लेकिन दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी। और बोल रहे हैं कि क्या हुआ दादाजी की मृत्यु के बाद, लोग कुकुर मुत्ते की तरह, मतलब लोग का मन जो है, मन में राम बगल में छुरी, मतलब मन में राम कहता था भगवान का नाम और बगल में छुरी रखना। मतलब इसका यह एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब मन में भले ही मुंह से राम राम कहो और अंदर से दुश्मनी की भावना रहता है, उसी को कहा जाता है। और उनके साथ भी इस तरह का डमाडोल स्थिति आ गया कि लोग भले ही उनको अच्छा कहते थे, अंदर से उनके ऊपर जो है किस तरह का निगाह बनाकर रखते थे कि इन लोगों को किस तरह से लूटा जाए, बर्बाद किया जाए। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की ही तो थी नहीं। अब दादा के श्राद्ध में क्या हुआ, अब श्राद्ध में जानते ही है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, गांव में भी ऐसा ही प्रथा है कि जीते जी उसको भले ही कुछ ना खिलाओ, एक मिठाई के लिए, रसगुल्ले के लिए, एक अच्छे चीज के लिए लोग तरस जाते हैं। लेकिन मरने के बाद बहुत सारे धन के द्वारा लोग कई तरह की मिठाइयां बनाते हैं, कितने लोगों को खिलाते हैं। यह कैसी विडंबना है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दादाजी के श्राद्ध में जो भी संपत्ति था उनके पिताजी सारा खर्च कर दिए। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। अब दादी माँ चिंता में रहा करती थी कि घर परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि काफी पैसे भी खर्च हो गए थे श्राद्ध वगैरह में। माघ के दिन आ गए थे, माघ जनवरी का महीना होता है, जाड़ा के दिन होता है। अब लेखक यहाँ आगे का दृश्य बता रहे हैं कि दादी माँ बहुत ही उदास रहती थी। जनवरी का महीना था, मतलब जाड़े का महीना आ गया था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। मतलब जनवरी में बहुत ही अधिक ठंडा पड़ता है। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ हवा बोलते हैं एक तरह का, एक पूर्वा हवा बोलते हैं, एक पछुआ हवा लोग गांव में बोलता है। तो क्या होता है, इस हवा में जब यह हवा चलती है तो बहुत ही ज्यादा ठंडा लगता है और ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर हड्डी तक जो है यह जरा घुस जाती है। मतलब आदमी 2-2 रजाई 3-3 रजाई भी डालकर सोते हैं तभी भी उनको ठंड लगता है। शाम को मैंने देखा, अब उसी समय की बात है, उसी शाम को जिस समय इतना ठंड पड़ रहा था, उसी शाम को लेखक देखते हैं कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। अब क्या है, दादी माँ उस समय भी नहाई हुई थी और गीली धोती पहनी हुई थी और संदूक पर एक दिया जलाई हुई थी और हाथ जोड़कर भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, और जो है दादी माँ चुपचाप वहां भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी और कुछ सोच रही होंगी कि उसी समय लेखक वहां पहुंचते हैं और धीरे से कहते हैं, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? अब दादी माँ बोलती है, क्या तुम यहाँ पर क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछो, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को देखा। अब दादी माँ से लेखक पूछते हैं कि एक बात बताऊं दादी माँ? अब देखिए दादी माँ किस तरह संदूक पर दिया जलाकर बैठी हुई हैं, प्रार्थना ईश्वर से कर रही हैं। यहाँ पर लेखक बार बार पूछ रहे हैं, क्या है, पूछ। अब दादी माँ बोलती हैं, पूछो क्या बात है बेटा? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। अब दादी माँ क्या करती हैं, उस समय रोता हुआ दृश्य बच्चे को नहीं दिखाती हैं, क्योंकि दादी जानती हैं कि अगर बच्चे रोते हुए देख जाएंगे तो वह भी मतलब कमजोर हो जाएगा। वह अपने बच्चे को कभी कमजोर बनाना नहीं चाहती थी। वह हमेशा चाहती थी कि मेरा बच्चा मजबूत बना रहे। छोटी छोटी दुख देखकर अगर वह रोना अभी से शुरू कर देगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो इसलिए वह कहती है कि तुम अभी बात को बदल देती है, बोलती है तुम पागल है, तो खाना भी नहीं खाया है, चलो चलो धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, लेखक कहते हैं कि दादी माँ अब तो तुम धोती बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। वे मुझे खींचती रसोई चली गई। मैं
सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, और सुबह को लेखक देखे कि चारपाई पर बैठकर उनके पिताजी और किशन भैया उदास होकर बैठे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए थे। अब वहां पर लेखक देखे कि उनके, लेखक तो चूंकि बहुत छोटे बच्चे थे, तो लेखक देखे कि उनके पिताजी और उनका भैया उदास होकर चारपाई पर बैठा है और बोल रहा है कि कैसे घर चलेगा, कैसे, रुपया कोई देता नहीं है। बाबू भी बोल दिया है कि रुपया नहीं है, तो पिछला भी पैसा बाकी है। तो मतलब घर में जो उनके दादाजी गुजर गए थे, श्राद्ध वगैरह में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, घर का डमाडोल स्थिति हो गया था। तो ये लोग उदास होकर पैसे के बारे में सोच रहे थे कि घर परिवार कैसे चलेगा। तो इस पर दादी, देखिए दादी का क्या रोल है। दादी यहाँ पहुंचती है और दादी बोलती है, रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, किशन भैया को, और उनका जो पिताजी है उनको माथा सहलाते हुए कहता है कि मैं तो अभी हूं ना, मैं अभी हूं। अब वह हिम्मत दिला रही है अपने बच्चों को कि तुम मेरे होते हुए तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, और उनकी दादी क्या की, संदूक में संदूक एक तरह का लकड़ी का बॉक्स होता है, तो उसमें से क्या की, पहले जमाने में संदूक ही हुआ करता था। अभी तो गोदरेज, अलमारी वगैरह बहुत तरह का होता है, उसमें लोग पैसे रखते हैं, जेवर वगैरह जो है बैंक में लोग रखते हैं, लेकिन पहले लोग संदूक में रखते थे। तो उनकी दादी संदूक खोलती है और चमकती हुई सी एक चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए तो पहनाया था। अब दादी कहती है कि यह जो कंगन है, या वह जो कंगन है सोने का कंगन था, और बोली कि इसी दिन के लिए पहनाया था। मतलब दादाजी तुम्हारे यह जो सोने का कंगन हमको दिए थे, यही विपत्ति के लिए, जब भी कोई परिस्थिति आ जाता है ना, तो इसी को बेचकर लोग पैसे इकट्ठा कर कर घर में सामान लाते हैं, घर चलाते हैं। इसी दिन के लिए तो तुम्हारे दादा इसको दिए थे। उनका गला भराया, मतलब रोने जैसी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं। लेखक की दादी उस कंगन को जब से उनके दादाजी दिए हैं, किसी दिन वो पहनी भी नहीं थी उसे, और सहेज कर रखी थी। पहले जमाना में भी क्या था, लोग सोने चांदी खरीदते तो थे, लेकिन पहनते नहीं थे। यही दुख की घड़ी के लिए, विपत्ति के लिए, कभी कोई परेशानी हो जाएगी तो इसके लिए लोग सोने चांदी को बचा कर रखते थे कि उस घड़ी में काम आएगी। यह उनके वंश की निशानी है, मतलब यह एक निशानी थी उनके। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब वहां पर उनकी दादी समझा रही हैं कि पुराने लोग जो होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, वे लोग सोच समझ कर काम करते हैं बेटा। इसको ऐसे ही नहीं बेच देते हैं, इसी दुख के दिन के लिए तो मैं इसको बचा कर रखी थी। तो सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। अब लेखक बता रहे हैं कि यह देखकर मुझे ऐसा लगा कि दादी माँ जो है एक देवी है, देवी सी मुझे दिखाई दी। दादी माँ को आप देख भी रहे हैं, धुंधली छाया विलीन हो गई, और जो उनकी धुंधली छाया थी वह विलीन जैसी हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। और लेखक यह सब जो है दृश्य सोच ही रहे हैं कि मेरी दादी इस तरह से किया करती थी, ऐसे रहा करती थी, कि अचानक से देखते हैं कि एक कौवा आया है और उनके खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, और उसी समय किशन भैया का एक लेटर आ जाता है, जिस लेटर में यह लिखा रहता है कि उनकी दादी अब इस दुनिया से चल बसी रही, बस मतलब चल बसी। और किशन भैया का यह पत्र जब उनके हाथ में आया तो हाथ कांपने लगा, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई, और जो छोटे छोटे अक्षर में उनके किशन भैया लिखे हुए थे दादी माँ के बारे में समाचार कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रह गई, वह उनको चींटियों की कतार सी मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइन में चींटियां चल रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता, और उनको अपने आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब लेखक बोल रहे हैं कि मन बार बार पूछ बैठता है कि क्या सचमुच में यह देवी जैसी जो दादी थी आज इस दुनिया में नहीं रही। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही अच्छा पाठ है, और अच्छी तरह से एक एक बात को समझ लीजिएगा, और बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझा दी हूँ, तो उसको आप स्पीड या स्लो में भी सुन सकते हैं।
अगर आपको स्लो में सुनना है तो एक एक बात आपको याद आ जाएगा, एक एक बात ध्यान में आ जाएगा। अगर स्पीड करना चाहते हैं तो स्पीड भी कर लीजिएगा। और 7 क्लास का बहुत सारा मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ और मैं अभी बनाने के प्रोसेस में हूँ। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे मैं नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।